हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्च से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मार्च इज़ द मंथ ऑफ द गेम चेंजिंग, राइट। तो जो 2020 में जो लॉकडाउन भी इसी महीने में लगा था, राइट, जनता कर्फ्यू भी इसी महीने में लगाई गई थी। और हमारे जो केसेस थे वो 1000 बढ़ चुके थे इसी महीने में। तो आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में। तो आज का लेक्चर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब तक हमने जनवरी और फेब को कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर और छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा लेक्चर हम शुरू कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सभी लोग देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज ही विजिट कीजिए, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स इवेंट हुए हैं मार्च के महीने में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला 4 मार्च की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक एक रिक्वेस्ट दर्ज हुई थी रिगार्डिंग टू क्रिप्टो करेंसी। तो अभी तक ने उस पर कोई जजमेंट नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड अबाउट द आरबीआई बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी इन एंटायर द कंट्री। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया है हमारे इंडिया में। तो देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आगे चलकर। तो 14 मार्च की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी दोस्तों। इसी दिन जो है आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके थे। तो अभी भी रिसेंटली आपने देखा होगा तो किस तरह से इंक्रीज़ कर दिया गया था, ताकि ये जो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं गवर्नमेंट, इसके जो पैसा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये लोग जो है अपने जो वहाँ पे जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में और कई सारे अदर एरियाज़ में स्पेंड करने के लिए इसीलिए बढ़ाया गया था। ऐसा रीज़न दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अभी तो पेट्रोल 100 रुपीज़ है पर लीटर। सो 18 मार्च की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और टेलीकॉम कंपनीज़ को फिर से एक बार रिवाइंड किया है ओवर द एजीआर ड्यूज़ को लेकर। ओके, और सेंटर को भी प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि आप इसको मॉनिटर करें कि प्रॉपरली दे रहे हैं या नहीं। ओके, जो ड्यूज़ है वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 22 मार्च की बात की जाए तो यहाँ से जो है आपको कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है यहाँ धीरे धीरे से स्टार्ट हो चुका था। ऑटो मेकर जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज थे उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद कर दिए थे। जैसे टोयोटा हो गया और जो हुंडई थे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में, सारा कुछ बंद हो चुका था। और 22 को ही अगर आपको याद होगा तो जनता कर्फ्यू भी लगी थी, राइट। संडे के दिन था उस दिन। और 26 मार्च को अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ठीक 4 दिन बाद एक प्रेस मीटिंग होती है, उन्होंने 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया है फॉर डिफरेंट सेक्टर। फॉर एमएसएमई सेक्टर्स को उन्होंने अनाउंस किया, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर्स, राइट। तो 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया गया था 26 मार्च को। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्च में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं। तो 2 मार्च को जो हमारे पंजाब के जो कैबिनेट थे उन्होंने एक लोकहित बिल को पास किया है विथ प्रोविजन दैट इन दिस एक्ट यू कैन ऑल्सो कवर द सीएम ऑल्सो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीएम भी कोई करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व है या कोई करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी आप चार्जेस कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से बिल को पास किया गया था। विच गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 मार्च की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का सोच रही थी 5 मार्च को, और सेंटर के आगे इन्होंने प्रपोजल भी रखा है इसके रिगार्डिंग। और 6 मार्च को अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का जो ऑर्डर आया था ऑन लैंड एक्विजिशन उसको अपहोल्ड किया है दोस्तों। देखिए, बेसिकली लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 में पास किया गया था। ओके, तो उसके बाद 2018 में एक सेक्शन को ऐड किया गया था दोस्तों। अगर आप लैंड एक्विजिशन करते हैं तो उसके बाद 1 से लेकर 5 साल तक
कोई कंपेंसेशन नहीं दे रहा है फैमिली को, या कोई इसको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, अभी तक कोई नहीं। तो जो भी इन्होंने एक्वाइजिशन किया था वो लैप्स हो जाएगा, यानी 5 साल का टाइम पीरियड इनको दिया गया था गवर्नमेंट को। तो उसी जजमेंट को ये लोग अपहोल्ड करते हैं 6 मार्च 2020 को। और 7 मार्च की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंटली प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, तो उन्होंने एक 48 आवर का बैन लगाया था एशिया नेट और मीडिया वन चैनल्स पे, राइट। तो बैन किस लिए लगा था कि ये 2 मीडिया चैनल्स थे, इन्होंने जो वायलेंस हुआ था दिल्ली में रिगार्डिंग द CAA एक्ट, तो ऐसे इवेंट्स को उन्होंने कवर किया, लाइक दे आर डूइंग वायलेंस टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी, जहाँ पे मॉस्क के पर्स जो है दंगे कर रहे हैं, और दरगाह जो कहते हैं मुस्लिम्स में, वहाँ पे दंगे किए जा रहे हैं। ऐसे सारे फोटेज इन्होंने टीवी पे दिखाए। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने इन 2 चैनल्स को बैन कर दिया गया था 48 आवर्स के लिए। उसके बाद कई सारे इनके जो CEOs थे, डायरेक्टर से गुजारिश के बाद, अपोलोजाइज के बाद, फिर से वापस 48 आवर्स के बाद इनको लिफ्ट कर दिया गया था। ओके, दिस इज़ द एंटायर इशू। और 10 मार्च की बात करें तो C-17 जो है ईरान से वापस आई थी। C-17 इज़ ए ग्लोब मास्टर, इज़ ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो कि 58 इंडियंस वहाँ पे स्ट्रैंड हो चुके थे ड्यू टू द कोरोना वायरस। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से कहर हो गया था ईरान में उनके कोरोना वायरस को लेकर। तो वहाँ पे कई सारे इंडियंस भी थे, तो उनको वापस लेकर आना था। तो यहाँ पे जो हमारे मिलिट्री जो के लोग थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने जो C-17 एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर को लेकर 10 मार्च को रिटर्न हुआ था इंडिया को, और जो हिंडन एयरबेस है वहाँ पे इसको लैंड किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट 11 मार्च की बात करें, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से तहस नहस हो गया था जब इन्होंने BJP को ज्वाइन कर लिया था, राइट। कई सारे इश्यूज आ गए थे, और रिलेटेड टू आपको कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, दैट इज़ गवर्नर का रूल क्या है, प्रेसिडेंट का रूल क्या है, राइट। और डिसक्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, उसके पर कई सारे सवाल उठाए गए थे। बट एनी हाउ उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, तो एक सेपरेट वीडियो ही बन जाएगा। उसके बाद लोकसभा ने 7 कांग्रेस जो MPs थे उनके सस्पेंशन को भी रिवोक कर दिया था उसी वक्त। और 12 मार्च की बात करें तो एयर इंडिया जितने भी फ़्लाइट्स हैं जो रोम, मिलान, सियोल को जा रहे थे, तो वहाँ पे जितने भी सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर दिया गया था दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इटाली, वहाँ पे कई सारे कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन लाखों में बढ़ते जा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने अपने सारे सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था। और 15 मार्च की बात करें तो PM मोदी हमारे सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हैं रिलेटेड कोविड-19, और उन्होंने एक फंड मैनेजमेंट की भी एक निकाला था। तो उसमें जो है हमारा इंडिया $10 मिलियन भी पहले ही डोनेट कर चुका है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे इंडिया में केसेस 100 से ज़्यादा हो चुके थे कोविड-19 के। और 17 मार्च की बात करें तो इंडिया ने जितने भी एंट्री है फ्रॉम UK, US, यूरोपियन यूनियन, तो सारों को बैन कर दिया गया था, क्योंकि तब तक तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आ चुका था कोरोना वायरस। तो इसीलिए पहले तो चाइनीज़ वीज़ा के कैंसिल किया, फरवरी मंथ में हमने पढ़ा। उसके बाद जो चाइना जाकर आ रहे थे फॉरेनर्स, उनको बैन किया। और उसके बाद जितने भी अदर कंट्रीज है लाइक यूरोपियन यूनियन, UK, उनको भी बैन कर दिया अभी। और उसी दिन एक बिल भी पास हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट बिल है ये, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कि लोकसभा ने जो बिल पास की थी, इसके तहत जो अबॉर्शन का जो टाइम लिमिट था वो 24 वीक्स कर दिया गया था फ्रॉम 12 वीक्स। ओके, अगर आप अबॉर्शन करना चाहते हैं तो विद इन 12 वीक्स यू कैन डू, बट दिस लिमिट हैज़ बीन रेज टू 24 weeks, and this bill has been passed on 17th March 2020. This is also very important. नेक्स्ट 17 मार्च को और एक हुआ था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था एक परमानेंट कमीशन इन आर्मी में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट कमीशन को अलाउ किया है नेवी आल्सो इन 17 मार्च। और 18 मार्च को जो है राज्यसभा ने बिल पास कर दी थी टू सेटअप ए कमीशन फॉर होम्योपैथी। ओके, काइंडली रिमेंबर इट, ओके, डोंट कंफ्यूज। 17 मार्च को लोकसभा ने पास किया था अबॉर्शन बिल, और उसके ठीक एक दिन बाद राज्यसभा ने कमीशन जो एक सेटअप करने के लिए बिल पास की थी होम्योपैथी के लिए। उसके बाद 19 मार्च को जो आर्मी के फोर्सेस है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसके तहत इन्होंने मेंशन किया जो भी NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जो आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इन पैरामिलिट्री फोर्सेस रिक्रूटमेंट में, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेन रहते हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और 20 मार्च को जो है कमलनाथ
जो हमारे एमपी थे, सीएम थे एमपी के, उनका रिजिग्नेशन होता है और उसी दिन जो एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया था निर्भया केस, उसके तहत इनको हैंग कर दिया गया था तिहाड़ जेल में. दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल डे इन आवर इंडियन हिस्ट्री. 20 मार्च को जो 4 निर्भया केस कॉन्विक्ट्स थे वो हैंग टू डेथ कर दिया गया था इनको तिहाड़ जेल. नेक्स्ट 22 मार्च की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडिया ने जनता कर्फ्यू को ऑब्जर्व किया है और रेलवेज ने सारे जो ट्रेन सर्विसेज वो भी कैंसिल कर चुके थे टिल 31 मार्च. उसके बाद उन्होंने फिर एक्सटेंड भी किया है अप्रैल तक. ओके, तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन लगेगा. हम आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से एकदम चलती हुई ज़िंदगी रुक चुकी थी कई लोगों की और क्या क्या इश्यूज आए थे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए. यहीं से शुरुआत होती है 24 मार्च को. और उसी दिन शिवराज चौहान जी सीएम बनते हैं हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के, राइट. जिस तरह जो कमलनाथ जी रिज़ाइन किया उसके बाद शिवराज चौहान जी को बनाया गया है. और 28 मार्च की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि जो पीएम केयर्स फंड है इसको बनाया गया था इसी दिन दोस्तों, ताकि जो भी फंड इकट्ठा कर हम कोविड-19 को लिए टैकल कर सकें. वहाँ पे कई सारा जो है फंडिंग आई थी, बट इसके रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ भी आए थे आपको, क्योंकि जितना अमाउंट आया था वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रही थी गवर्नमेंट और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी नहीं आ रहा था. तो कई सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे 2020 में रिगार्डिंग टू द प्राइवेसी ऑफ दिस पीएम केयर्स फंड, राइट. तो उसके बाद 29 मार्च को आता है कोरोना वायरस के केसेस 1000 से बढ़ जाते हैं, ये न्यूज़ आपको मिल जाती है. और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं दिल्ली से. और एयर क्वालिटी, बट एनी हाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग विच हैपेंड. ओवर 90 सिटीज़ में आपको एयर क्वालिटी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही थी. ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टू नोट डाउन. नेक्स्ट सोशो कल्चरल की बात करें तो 11 मार्च को इंडिया ने सारे टूरिस्ट वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना वायरस बढ़ रहे थे तो उसको रोकने के लिए जितने भी टूरिस्ट वीज़ा थे उसको सस्पेंड कर दिया. और 20 मार्च को पार्लियामेंट ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल कब पास हुई थी? 20 मार्च 2020 को. नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करें तो HAL ने जितने भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उसको बनाने के जो प्लान था वो फाइनलाइज कर चुके थे 1 मार्च को. और 4 मार्च में ये डिसाइड किया गया था कि 2021 यानी इसी साल चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा. तो देखते हैं, वी विल होप कि इस बार ये सक्सेसफुल हो चंद्रयान 3 द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021. दिस इज़ टू न्यूज़ अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हमारे वीडियो के एंड में एक छोटा सा मिनी फैक्ट को भी पढ़ते हैं, एक गुड टू नो नॉलेज. आपको आप कहीं भी एग्ज़ाम में भी आपको पूछ लें या किसी को आपको बताना हो तो आप इसको डिफरेंस करके बता सकते हैं, राइट. तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, ये दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. सो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज़ ए डाटाबेस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया. जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनका जो डाटाबेस रहता है ना, उसको NPR हम कहते हैं. चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो, चाहे वो US का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो दुबई का हो, चाहे वो सऊदी का हो, सिटीज़न से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ जो लोग हैं यहाँ पे तो काउंट किया जाएगा. ओके, अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न बात करें NRC, इट इज़ नथिंग बट वो सिर्फ आपको पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन्स के ऊपर टारगेट किया जा रहा है. ओके, तो NRC होने के लिए आपके पास एक सिटीजनशिप का प्रूफ होना चाहिए. ओके, आप यहाँ के हैं, वोटर ID, तो इस तरह से अगर आप प्रूफ दिखाएंगे तो तब जाकर एक सिटीजन आपको सिटीजनशिप के डाटाबेस में इंक्लूड किया जाएगा. ओके, तो इसके बाद आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन ये लोग कंटेन करते हैं, जैसे कि आपको लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे आपको डाटाबेस में प्रोवाइड किया जाता है. ओके, जो CA प्रोविजन एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट जो आया था ना उसके तहत, और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो 2003 में इसको पास किया गया था. ये 2 रूल्स के तहत आपको NRC के अंदर रजिस्टर किया जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ NPR एंड व्हाट इज़ NRC. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.